हेलो गाइज, आप सभी को नए साल की मुबारक। आई होप आपका ये नया साल बहुत ही शानदार रहे, आपको मनचाही जॉब मिले। तो जैसा कि आपको पता है, अभी यूपी के अंदर 60,000 से अधिक कांस्टेबल की वैकेंसी निकली हैं और हमने आपको बताया था कि हम 1 जनवरी को आपके लिए एक यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती से रिलेटेड एक सीरीज़ को लेके आ रहे हैं। तो ये उस सीरीज़ की आज फर्स्ट क्लास है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अपनी नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं क्लास को। अनधिकृत व्यापार शब्द यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है शेयर मार्केट से, शेयर बाजार से इसका संबंध है। अनधिकृत व्यापार क्या होता है, इसको समझो। जैसे कोई कंपनी है और उस कंपनी के अंदर कोई व्यक्ति काम करता है, ठीक है, यानी मान मान लो यहाँ पर कोई बड़ा अधिकारी है उस कंपनी का, और बाहर जाकर वो किसी अन्य व्यक्ति को कंपनी की जो अंदरूनी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर देता है। तो जिस व्यक्ति को वो अंदरूनी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, वो व्यक्ति उस अंदरूनी इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से यूज करके जो है वो शेयर खरीद और बेच सकता है, जिससे वो मुनाफा भी कमा सकता है। तो उसे ही क्या कहा जाता है? इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। और जो अनधिकृत व्यापार है, एक तरीके से भारत के अंदर जो है ये अवैध है भाई, ठीक है, अवैध है। इसके अगर कोई व्यक्ति ये करता है तो उसको जुर्माना और जेल की सज़ा भी जो है हो सकती है। और इसको जो इस व्यापार को रोकने के लिए, अनधिकृत व्यापार को रोकने के लिए अपना एक संस्था है जिसका नाम है सेबी। सेबी के द्वारा जो है वो कठोर नियम बनाए गए हैं। तो सेबी जिसकी स्थापना कब होती है भाई? तो 12 अप्रैल 1988 को, 12 अप्रैल 1988 को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, जिसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। और इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच ये वर्तमान में क्या है भाई? सेबी की अध्यक्ष है। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है अपनी कौन भाई? माधवीपुरी बुच भाई, ठीक है। और कौन से मंत्रालय के तहत काम करता है सेबी? तो भारत के वित्त मंत्रालय के तहत जो है काम करता है। यहाँ पर बात हुई है शेयर मार्केट से, तो एशिया का सबसे पुराना जो शेयर मार्केट है वो अपना बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना होती है 1875 में। और ये जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट है। और अभी ध्यान रख लेना, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसके वर्तमान में एक नए अध्यक्ष बने हैं, वो बने हैं भाई प्रमोद भगत। एसएस मुंद्रा की जगह प्रमोद भगत ये वर्तमान में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान में ये अध्यक्ष हैं। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है भाई आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान ये वर्तमान में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं। एमएस एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये होगा डॉट एक्स एल एस एक्स, ये इसका क्या होगा भाई? फाइल एक्सटेंशन होगा किसका? एमएस एक्सेल का। और ये फाइल एक्सटेंशन जो है ये आया कब था? तो ये आया था भाई 2007 में, 2007 में। पहले सिर्फ ये जो है एल एक्स एस था, और वर्तमान में इसके आगे क्या लग चुका है भाई? डॉट एक्स एल एस एक्स भाई, ठीक है। 2007 में जो है आया था भाई, ठीक है। जैसे आपने एक सुना है DOC एक्स, आपसे पूछ ले किसका फाइल एक्सटेंशन है, तो ये फाइल एक्सटेंशन है अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का भाई। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन क्या है? DOC एक्स है। और जैसे एमएस पावर पॉइंट का क्या होगा? तो एमएस पावर पॉइंट का होगा PPT एक्स भाई, ठीक है। PPT एक्स ये किसका होगा? एमएस पावर पॉइंट का जो है एक्सटेंशन होगा। कंप्यूटर तकनीक की पहली पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन थी उसमें मशीनी लैंग्वेज का यूज किया गया था भाई, ठीक है। तो मशीनी लैंग्वेज जो एक लो लेवल लैंग्वेज है भाई, आपसे भी पूछ सकते हैं कि मशीनी लैंग्वेज कैसे लैंग्वेज है? लो लेवल लैंग्वेज है। और इसको हम बोल सकते हैं बाइनरी लैंग्वेज भी। क्या बोल सकते हैं? बाइनरी लैंग्वेज, क्योंकि इसमें अपना 0 और 1 ये इसके अंदर बाइनरी नंबर होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? बाइनरी लैंग्वेज भी जो है इसको बोल देते हैं। कोबोल की फुल फॉर्म क्या होगी? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज यानी कि व्यापार के लिए यूज की जाती है कौन सी भी? कोबोल। और फॉरट्रेन यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसका यूज किया जाता है साइंटिफिक
कैलकुलेशन के लिए, वैज्ञानिक गणना करने के लिए फोर्ट्रेन भाषा का यूज किया जाता है। तो कंप्यूटर की जो फर्स्ट पीढ़ी थी उसमें यूज किया गया था मशीनी लैंग्वेज को। राम जन्मभूमि मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है अयोध्या। अयोध्या जिले के अंदर राम जन्मभूमि मंदिर जो है स्थित है। और अभी इसका जो नाम है वो क्या नाम कर दिया है इसका? तो इसका नाम कर दिया है रामलला मंदिर। रामलला मंदिर कहाँ पर है अभी? तो ये है उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के अंदर। और जो अयोध्या शहर है ये कौन सी नदी के किनारे पर है? सरयू नदी के किनारे पर। सरयू नदी पर है अपना कौन सा शहर भाई? अयोध्या शहर। और अयोध्या को ही किसकी नगरी कहा जाता है? तो इसको साकेत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। साकेत भी कहा जाता है किस शहर को भी? अयोध्या शहर को। और प्राचीन समय में कौशल साम्राज्य की राजधानी होती थी क्या भी? अयोध्या। और राम जन्मभूमि मंदिर से संबंधित है तो आप डेट याद रख लेना, 5 अगस्त 2020 को अयोध्या के अंदर जो है वो राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई थी। और अभी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन जो है वो किया जाएगा। तो राम जन्मभूमि ये मंदिर कहाँ पर है? अयोध्या जिले के अंदर है भाई। वाराणसी कौन सी नदी के किनारे पर है? तो गंगा नदी के किनारे पर है वाराणसी। झांसी भी अपना कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर, जो रानी लक्ष्मीबाई के लिए प्रसिद्ध है। प्रयागराज इलाहाबाद का वर्तमान में नाम क्या है अभी? प्रयागराज है। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जो मुजरिस बंदरगाह है ये भारत के केरल राज्य में स्थित है भाई। ठीक है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि मुजरिस जो समुद्री बंदरगाह है, प्राचीन समुद्री बंदरगाह, ये भारत के किस राज्य के अंदर है? तो ये है भाई केरल में। और केरल में और भी ध्यान रख लेना, कोझिकोड बंदरगाह। कोझिकोड बंदरगाह ये भी भारत में कहाँ पर है भाई? तो ये भी है केरल राज्य के अंदर। और ये जो मुजरिस बंदरगाह है किसके लिए प्रसिद्ध है वैसे? मसालों के लिए भाई। मसालों के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा होगा? मुजरिस बंदरगाह। यानी कि मसालों का यहाँ से जो है वो दूसरे देशों के अंदर जो है वो भेजा जाता है। गुजरात राज्य का फेमस बंदरगाह कौन सा होगा? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? गुजरात में है, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में है। और कर्नाटक राज्य के अंदर है न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और तमिलनाडु के अंदर कौन सा बंदरगाह है भाई? तो तमिलनाडु के अंदर है तूतीकोरन बंदरगाह। तूतीकोरन बंदरगाह ये कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु राज्य में। और चेन्नई बंदरगाह भी कहाँ पर होगा? तमिलनाडु राज्य में ही होगा। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे भाई? तो जो प्रयाग प्रशस्ति है किसके द्वारा लिखी गई है? हरिसेन के द्वारा। और कौन से वंश के बारे में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जो प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख था ये किसका था वैसे? समुद्रगुप्त का भाई, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के ही दरबारी कवि थे भाई कौन? हरिसेन भाई। इनके द्वारा ही लिखी गई है प्रयाग प्रशस्ति। और जो तेनालीराम कृष्ण है ये किसके दरबार के अंदर थे भाई? तो ये थे कृष्णदेव राय भाई। कृष्णदेव राय के अष्ट दिग्गजों में थे भाई, ये अष्ट दिग्गजों में थे। और क्या थे? ये एक कवि थे भाई तेनालीराम कृष्ण। और वरुराची तो जो चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य है, चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य, उसके 9 रत्नों में ये थे भाई। ठीक है, उसके 9 रत्नों में थे कौन भाई? वरुरुचि। और कालिदास की तो आपको रचनाएं काफ़ी हैं, याद करनी पड़ेंगी कौन कौन सी हैं भाई? ठीक है, कुमार संभव। कुमार संभव किसकी है भाई? तो कुमार संभव लिखी गई है कालिदास के द्वारा। रघुवंश के रचयिता भी कौन है? तो वो भी कालिदास ही हैं। मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? तो मालविका जो अग्निमित्र है लिखी गई है कालिदास के द्वारा। और एक और ध्यान रख लेना जो एग्जाम में काफ़ी बार अभी आजकल पूछी जा रही है, विक्रमोर्वशिया। विक्रमोर्वशिया ये भी किसकी है अभी? कालिदास की है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को शब्द पद धर्म चक्र प्रवर्तन से परिभाषित किया जाता है? यानी कि जो बुद्ध के जीवन की किस घटना को जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है? तो प्रथम उपदेश, यानी कि जो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो पहली बार उपदेश दिया गया था कहाँ पर भाई? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया? सारनाथ में। तो उपदेश देने का जो घटना है उसको हम क्या बोलेंगे? धर्म चक्र प्रवर्तन उसको बोलेंगे। एक गृह त्याग, महात्मा बुद्ध के द्वारा जब गृह त्याग किया गया था तो उस घटना को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है भाई महाभिनि निष्क्रमण। महाभिनि निष्क्रमण ये इसको कहा जाता है, गृह त्याग की प्रक्रिया को। ठीक है,
और एक है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, तो महात्मा बुद्ध का मतलब जब उनकी एक तरीके से उन्होंने शरीर का त्याग किया था, तो उस घटना को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। द सॉन्ग सेलेस्टियल किसका अनुवाद है, तो ये अनुवाद है भाई भगवत गीता का। भगवत गीता का अनुवाद है द सॉन्ग सेलेस्टियल भाई। और इसका जो अनुवाद है वो किसके द्वारा किया गया है, तो इसका अनुवाद किया गया है एडविन अर्नोल्ड के द्वारा। एडविन अर्नोल्ड के द्वारा अनुवाद किया है किसका, भगवत गीता का। यानी कि संस्कृत में लिखा था अपना भगवत गीता, और इसको जो है वो अंग्रेजी के अंदर अनुवाद किया एडविन अर्नोल्ड ने। और ये कब किया भाई, मतलब 1885 में इसको जो है वो प्रकाशित कर दिया गया था। प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था, तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौन है भाई, तो वो है चाणक्य। और चाणक्य को और क्या कहा जाता है, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। विष्णुगुप्त भी इन्हीं को ही कहा जाता है। कौटिल्य भी इन्हीं को ही कहा जाता है भाई, किसको, चाणक्य को। और जो अर्थशास्त्र है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है राजनीति से। कभी आप लोग जो है इसका संबंध अर्थ से लगा लो, पैसे से इसका संबंध नहीं है, इसका संबंध है राजनीति से। और चाणक्य किसके दरबार में थे अपनाए, तो ये गुरु थे किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के भाई। चंद्रगुप्त मौर्य के जो शिक्षक थे, गुरु थे, वो कौन थे, चाणक्य थे। भरत मुनि, इनके द्वारा किसकी रचना की गई है, नाट्य शास्त्र भाई। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है नाट्य शास्त्र। और विश्वामित्र के द्वारा क्या लिखा गया है, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है, विश्वामित्र हैं। और महर्षि वेदव्यास के द्वारा तो महाभारत भाई, महाभारत हो गया। जो वेद हैं वो भी किसके द्वारा रचित हैं, महर्षि वेदव्यास के द्वारा। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 4 मार्च को। 4 मार्च को हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और जो ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है ये 4 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 4 मार्च 1966, 4 मार्च 1966 को एनएससी की स्थापना होती है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना होती है 4 मार्च 1966 को। जितने भी भारत के अंदर सुरक्षा बल हैं उनके सम्मान में मनाया जाता है कौन सा दिवस भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और इसको पहली बार कब मनाया गया था, तो 1972 में इसको जो है वो पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। और 2023 में इसका विषय भी ध्यान रख लेना, हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान भाई। हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान, ये अब की बार की 2023 में इसकी क्या रही थी, थीम रही थी। तो हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय थल सेना दिवस। भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। और 4 दिसंबर को आपको पता है कौन सा मनाया जाता है, तो भारतीय नौसेना दिवस पे। भारतीय नौसेना दिवस ये कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। फ्लेमिंगो शहर कहाँ पर स्थित है, तो फ्लेमिंगो जो शहर है ये है कच्छ रण में भाई। ठीक है, और कच्छ रण कहाँ पर पड़ेगा, गुजरात राज्य के अंदर। तो गुजरात राज्य के अंदर जो कच्छ रण क्षेत्र है इसको फ्लेमिंगो सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और जो फ्लेमिंगो शहर इसको क्यों कहा जाता है गुजरात की कच्छ रण को, क्योंकि यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा फ्लेमिंगो प्रजनन स्थल है। भारत का सबसे बड़ा फ्लेमिंगो प्रजनन स्थल होने के कारण जो है वो कच्छ रण को फ्लेमिंगो सिटी के नाम से जाना जाता है। गुजरात जिसकी राजधानी क्या है भाई, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और वर्तमान में गुजरात के जो सीएम है वो कौन है, भूपेंद्र पटेल। ये वर्तमान में गुजरात के सीएम है। निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा जैव सुरक्षा के लिए जैविक विविधता सम्मेलन है, यानी कि जैव सुरक्षा के लिए कौन सा एक प्रोटोकॉल जो है वो संबंधित है, तो वो होगा भाई कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ये संबंध इसका जैव सुरक्षा के लिए जैव विविधता भाई। ठीक है, और ये होता कब है, तो 2000 में होता है। और ये प्रभावी कब होता है, 2003 में ये जो है प्रभावी होता है। कार्टाजेना ये कहाँ पर है एक शहर, तो कोलंबिया के अंदर भाई। कोलंबिया के अंदर एक शहर है क्या, कार्टाजेना। तो वहीं पर हुआ था कार्टाजेना प्रोटोकॉल जिसका संबंध जैव सुरक्षा से है। और एक नगोया प्रोटोकॉल ये संबंधित है आनुवांशिक आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और जैविक विविधता पर कन्वेंशन। जैविक विविधता पर
कन्वेंशन। और ये किस पर है? तो ये है जैव सुरक्षा पर, और ये संबंधित है अपना किसके ऊपर भी? आनुवांशिक संसाधनों पर संबंधित है। और क्योटो प्रोटोकॉल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ग्रीन हाउस से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल है? तो वो है अपना क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल कब होता है? 1997 में जापान के क्योटो शहर में। और क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा गया है कि क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब होता है? तो ये लागू होता है 2005 में भी। क्योटो प्रोटोकॉल को कब लागू किया जाता है? 2005 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये तो आपको पता है किससे संबंधित है? ओजोन परत के क्षय से भाई, ओजोन परत के क्षय से संबंधित अपना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कहाँ पर हुआ था ये? मॉन्ट्रियल कनाडा में। और कब हुआ था? 1987 में। ठीक है, 1987 में। इसीलिए हम मतलब तारीख ध्यान रख लेना, 16 सितंबर। तो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, इसीलिए 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस के रूप में जो है वो सेलिब्रेट करते हैं भाई। ठीक है। सूक्ष्म सिंचाई कोष को किसके तहत स्थापित किया गया था? तो जो सूक्ष्म सिंचाई कोष है इसको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया, यानी कि नाबार्ड के तहत इसको स्थापित किया गया। और नाबार्ड जो एक भारत का कृषि बैंक है, इसकी स्थापना कब होती हुई? तो नाबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। और वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? केवी साजी, ये वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। इसका मुख्यालय भी ध्यान रख लेना, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है अभी? तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई के अंदर, मुंबई में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं केवी साजी। इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रख लेना नाबार्ड की, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना होती है 1929 में। और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ यानी कि ट्राइफेड, ट्राइफेड की स्थापना होती भी 1987 में। 1987 में, यानी कि जो जनजातीय हैं, जनजातीय जो लोग हैं वो क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं और उन प्रोडक्ट को मतलब बाहर बेचना, ठीक है, तो उसका जिम्मा कौन उठाता है? तो वो उठाता है सहकारी विपणन विकास महासंघ, जिसकी स्थापना 1987 में होती है। और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड, नाफेड, नाफेड की स्थापना एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है भाई। तो इसकी स्थापना ध्यान रख लेना 2 अक्टूबर 1958 को, 2 अक्टूबर 1958 को नाफेड की स्थापना होती है। रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती हैं? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो रबी की जो फसल है ये शीत ऋतु में बोई जाती हैं भाई। और ग्रीष्म ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती हैं? तो ये बोई जाती है खरीफ की फसल, खरीफ की फसल ये बोई जाती है भाई कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। और शीत ऋतु में वैसे रबी की फसल में कौन कौन सी, जैसे आपसे पूछ ले तो गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ठीक है, ये सारी अपनी कैसी फसल है? रबी की फसल है। और खरीफ की फसल जैसे कपास हो गया, बाजरा हो गया, ये सारी अपनी कैसी फसलें हैं? तो ये खरीफ की फसलें हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई गंगा नदी को साफ करने की परियोजना कौन सी है? तो वो है भी नमामि गंगे, नमामि गंगे, जिसकी शुरुआत होती है 2014 में। और इसका उद्देश्य क्या होता है? गंगा की सफाई करना। और नमामि गंगे परियोजना का जो शुभंकर है वो क्या है? तो वो है चाचा चौधरी, चाचा चौधरी ये शुभंकर है किसका? नमामि गंगे परियोजना का। पोलावरम प्रोजेक्ट ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से है भाई, आंध्र प्रदेश की परियोजना है पोलावरम प्रोजेक्ट। और गंगा मंथन, तो गंगा नदी की सफाई करने के लिए जो मुद्दे हैं उसके लिए एक मंथन किया गया था, उसको हम बोलते हैं गंगा मंथन। और जो क्लबसर प्रोजेक्ट है ये खंबात की खाड़ी विकास परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, खंबात की खाड़ी विकास परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा अपना में? क्लबसर प्रोजेक्ट। अच्छा, आपसे पूछें कि भारत का जलीय जीव क्या है भाई? भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो क्या है? तो वो क्या है? गंगा डॉल्फिन। और गंगा डॉल्फिन, तो इससे संबंधित आपको एक दिन याद रखना है कि डॉल्फिन डे, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है ये मनाया जाता है अभी 5 अक्टूबर को। और इसको मनाने की जो शुरुआत है वो कब होती है? 2022 से। पहली बार राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस को 2022 में 5 अक्टूबर को जो है वो मनाया गया। निम्न में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे अंतिम कारण माना जाता है? तो ये माना जाता है जनसंख्या को। और जो संरचनात्मक बेरोजगारी है ये किस तरह की बेरोजगारी होती है? तो जैसे कोई व्यक्ति है और वो किसी कौशल में निपुण नहीं है, ठीक है, कौशल में निपुण नहीं है और कौशल में निपुण न होने के कारण वो किसी जॉब को नहीं प्राप्त कर सकता। दूसरी बात ये बोल सकते हैं
कि मान लो किसी व्यक्ति कोई अन्य कौशल में निपुण है और जिस नौकरी के लिए वो अवेलेबल है, तो उसमें वो कौशल नहीं है। तो इस तरह के से वह बेरोज़गार रह जाता है। तो इस तरह की बेरोज़गारी को हम बोलते हैं संरचनात्मक बेरोज़गारी। एक प्रश्नन बेरोज़गारी भई, आपने सुना होगा प्रश्नन बेरोज़गारी। जो प्रश्नन बेरोज़गारी है, किस तरह की बेरोज़गारी होती है? तो यहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ में काम करते हैं। जैसे कोई खेत है, उस खेत के अंदर जो है वो 2 व्यक्ति आवश्यक हैं, लेकिन वहाँ पर 7-8 व्यक्ति उसी काम को कर रहे हो, तो ऐसी बेरोज़गारी को हम क्या बोलेंगे? प्रश्नन बेरोज़गारी। और एक बेरोज़गारी होती है आंशिक बेरोज़गारी भी। आंशिक बेरोज़गारी कैसी बेरोज़गारी होती है? तो इसके अंदर एक ऐसी स्थिति होती है जब लोग नई नौकरी की तलाश में या फिर नौकरियों के बीच में स्विच कर देते हैं, कुछ टाइम के लिए वो बेरोज़गार हो जाते हैं। तो ऐसी बेरोज़गारी को हम बोलेंगे आंशिक बेरोज़गारी। आयकर क्या होता है? तो आयकर जो है एक वार्षिक कर है भई, ठीक है? हर साल लगने वाला एक कर है, कौन-सा? अपना आयकर भई। और आपसे ये पूछें कि जो आयकर है ये कैसा कर है, यानी कि प्रत्यक्ष कर है या फिर ये अप्रत्यक्ष कर है? तो ध्यान रख लेना, जो आयकर है ये एक प्रत्यक्ष कर है भई। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना जीएसटी, जीएसटी कर है लेकिन कैसा कर है? तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। लेकिन जो आयकर कर है ये कैसा कर है? तो ये एक प्रत्यक्ष कर है भई। और पहली बार कर को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था? तो मतलब ये रिप्रेजेंट किया गया था सर जेम्स विल्सन के द्वारा। और सर जेम्स विल्सन के द्वारा कब किया था भाई? 1860 में। तो ध्यान रख लेना, आयकर एक वार्षिक कर होता है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन केरल राज्य में होता है। और भारत में सर्वाधिक जो रबड़ है वो कैसा रबड़ है? मतलब प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन भी किस राज्य में होता है? तो वो भी होता है केरल राज्य में। सेकंड स्थान पे कौन सा राज्य आएगा रबड़ के उत्पादन में? तो वो है त्रिपुरा। और थर्ड स्थान पे आएगा तमिलनाडु राज्य भी, ठीक है? तो ये भारत के 3 शीर्ष राज्य हैं जहाँ पर रबड़ का उत्पादन होता है भाई। और रबड़ बोर्ड का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है कोटायम में। कोटायम केरल के अंदर इसका मुख्यालय है। केरल के बारे में यहाँ पर बात हुई है, तो केरल के वर्तमान में सीएम कौन है भाई? पिनराई विजयन। पिनराई विजयन ये वर्तमान में केरल के सीएम हैं। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं वर्तमान में यहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान इनके वर्तमान में केरल राज्य के राज्यपाल हैं। अशोधित जन्म दर प्रत्येक कितने लोगों के लिए एक वर्ष में जन्म को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है भाई 1000 लोगों पर एक वर्ष में जन्म दर को दर्शाता है अपना क्या भाई? अशोधित जन्म दर भाई, ठीक है? यानी कि एक ये तरीके से बोल सकते हैं कि जो अशोधित जन्म दर होती है ये प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की संख्या, उसी को हम क्या बोलेंगे? अशोधित जन्म दर बोलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारत की जो साक्षरता दर है ये है भाई 74.04%। यहाँ पर जो है पॉइंट में नहीं दिया गया, सीधा पूछा गया है, तो 74% यहाँ पर आंसर होगा। और बात करें पुरुष साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो वो ध्यान रख लेना भाई 82.14% है। और महिला साक्षरता दर है वो कितनी है? तो वो है 65.46%। और बात करें पूरे भारत के अंदर सर्वाधिक जो साक्षरता दर वाला राज्य है वो कौन सा है? तो वो है भी केरल राज्य। यहाँ पर साक्षरता दर कितनी है? 93.91, यानी कि लगभग हम 94% बोल सकते हैं। और भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर में दूसरा स्थान किस राज्य का है भाई? तो वो है मिजोरम का। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सेकंड नंबर पर सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो कौन सा होगा? तो वो होगा भाई मिजोरम। और भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा होगा? तो वो होगा भाई बिहार राज्य। यहाँ पर साक्षरता दर कितनी है बिहार राज्य के अंदर? तो यहाँ पर है भाई 63.82% भाई। 63.82% यहाँ पर साक्षरता दर है। और बिहार के बाद में कौन सा राज्य आएगा? अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर है 60.95%। और इसके बाद में राजस्थान तीसरे स्थान पे आता है, यहाँ पर है साक्षरता दर कितनी में? 67.06%। किस उद्योग को आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अभी लोहा और इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है। जैसे
जहाज हो गई, ट्रेन हो गई, ट्रक हो गई, ऑटो हो गई, ये सारे अपने अधिकतर किससे बनते हैं? स्टील से, यानी कि इस्पात से ही बनते हैं, ठीक है। और इस्पात को बनाने के लिए हम यूज करते हैं किसका भी? लोहे का जो है यूज किया जाता है। जूट उद्योग भारत में कहाँ का प्रसिद्ध है? तो पश्चिमी बंगाल राज्य का ये प्रसिद्ध है। असम के अंदर भी है अपना क्या भी जूट उद्योग, बिहार राज्य में भी है, उड़ीसा राज्य में भी है और आंध्र प्रदेश राज्य में भी। और आपसे पूछें भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन वाला राज्य भी कौन सा होगा? तो वो होगा अपना पश्चिमी बंगाल। और जो जूट संस्थान है, जूट अनुसंधान, ये कहाँ पर है अभी? तो ये है पश्चिमी बंगाल राज्य की राजधानी में क्या? कोलकाता में इसका मुख्यालय है। चाय, तो चाय के लिए भारत में जो है वो प्रसिद्ध राज्य कौन सा होगा? तो असम। भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? असम है। पश्चिमी बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल, यहाँ पर चाय का उत्पादन किया जाता है। सूती कपड़ा के अंदर अपना आएगा भाई क्या? जैसे आप बोलते हो ना भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भाई अहमदाबाद को, ठीक है। गुजरात हो गया, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनके अंदर सूती कपड़े का जो है वो उद्योग किया जाता है। लेकिन आधुनिक उद्योग की जो रीढ़ है वो कहा जाता है भाई किसको? लोहा और इस्पात को। महाधमनी किसके शीर्ष पर शुरू होती है? तो जो महाधमनी यानी कि अर्टा, ये शुरू होती है बाया नीले। आपने हार्ट का टॉपिक पढ़ा होगा, तो हार्ट के कितनी चैम्बर होती है? ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करें तो 4 चैम्बर होते हैं। इस वाले भाग को बोला जाता है क्या भाई? इसको बोला जाता है बाया नीले। बाया नीले, इसको बोला जाएगा बाया आलिंद। ये वाला पार्ट अपना क्या कहलाता है? बाया आलिंद। ये वाला जो चैम्बर है वो कहलाता है भाई दाया आलिंद। और ये वाला भाग क्या कहलाएगा? दाया नीले। इसको बोलेंगे हम क्या भाई? राइट ओरिकल। इसको हम बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। इसको हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसको हम बोलेंगे लेफ्ट ओरिकल, ठीक है। तो हार्ट का चैम्बर का जो बाया नीले पार्ट होता है, यहाँ से अपनी कनेक्ट होती है बेक्या ऑर्टा। और यहाँ से आपको पता है कैसा ब्लड फ्लो करेगा राइट साइड में? तो यहाँ से फ्लो करता है भाई कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड भाई, ठीक है। सबसे बड़ी धमनी है अपनी क्या? महाधमनी। और जो ये महाधमनी है ये काम क्या करती है? तो यहाँ से अपना कैसा ब्लड आ रहा है? यहाँ पर प्योर ब्लड आ रहा है। तो प्योर ब्लड को शरीर के अलग अलग पार्ट्स के पास में भेजने का जो काम है वो कौन करती है? अपनी अर्टा करती है, ठीक है। तो ये अपना बाया नीले पार्ट से जुड़ी होती है। अब आपसे पूछ सकते हैं जैसे कि हार्ट की कौन सी साइड में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है? तो हार्ट की लेफ्ट साइड में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और हार्ट की राइट साइड में कैसा ब्लड फ्लो करता है? तो हार्ट की राइट साइड में हमेशा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड जो है यहाँ पर फ्लो करता है, ठीक है। और यहाँ से कनेक्ट होती है क्या भाई? तो ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से कनेक्ट होती है क्या? तो यहाँ से कनेक्ट होती है फुफ्फुसीय धमनी। आपने एक धमनी सुना है फुफ्फुसीय धमनी, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी। ये अपना दाया नीले से कनेक्ट होती है। और फुफ्फुसीय धमनी, धमनियों के बारे में हमने पढ़ा है कि धमनियों क्या करती हैं? धमनियों के अंदर हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक ऐसी धमनी है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, तो वो कौन सा होगी? फुफ्फुसीय होगी। तो ये किससे कनेक्ट होती है? दाया नीले से कनेक्ट होती है। यहाँ से अपना ब्लड आता है। और ये किससे कनेक्ट होती है अपना? तो ये कनेक्ट होती है लंग्स से। लंग्स के पास में, लंग्स अपना क्या कर देता है? ब्लड को प्योर करके। और फिर यहाँ से जुड़ी होती है क्या भाई? फुफ्फुसीय सिरा। और फुफ्फुसीय सिरा ये अपना बाया आनंद से जुड़ी होती है। जो यहाँ से कैसा ब्लड आएगा? अब यहाँ पर ब्लड हो गया प्योर, तो ये अपना बाया आनंद में जाता है प्योर ब्लड, ठीक है। और यहाँ से होता हुआ अपना बाया नीले में पहुँचता है। और बाया नीले के पास में होती है अरोटा, जो शरीर को शुद्ध रक्त देने का काम करती है। यानी कि यहाँ से आरोटा अलग अलग छोटी छोटी धमनियों से जुड़ी होती हैं। और ये छोटी छोटी धमनियाँ शरीर में अलग अलग पार्ट्स के पास में शुद्ध रक्त भेजने का काम करती हैं। तो आपको ध्यान रख लेना, महाधमनी ये बाया नीले के शीर्ष पर जो है शुरू होती है। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो होगी भाई बंगाली भाषा। बंगाली भाषा हिंदी के बाद में बोले जाने वाली ये भाषा है भाई। आपसे पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदी भाषा कितना प्रतिशत लोग बोलते हैं? तो 43.6% हिंदी भाषा भारत में बोली जाती है। और फिर इसके बाद में आती है बंगाली,
जो भारत के 8.03% लोगों के द्वारा बोली जाती है। और थर्ड स्थान पे कौन सी भाषा आएगी, तो मराठी भाषा ये थर्ड स्थान पे बोले जाने वाली भाषा है। 6.86% जो है बोली जाती है भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी बोलने वाले कितना परसेंट लोग भारत में हैं, तो ध्यान रख लेना परसेंटेज 43.6 है। और बंगाली बोलने वाले कितने होंगे, 8.03%। और मराठी भाषा बोलने वाले 6.86% होंगे। भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त सर्वप्रथम महिला कौन थी, तो वो थी बी सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनती है और देश में भी किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनती है अपनी, कौन भी, सरोजनी नायडू। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी भी, कौन, इंदिरा गांधी। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो इनका जो जन्म है ये हुआ था भाई उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। अमीर खुसरो जो क्या माना जाता है इनको, तो सितार का जो आविष्कार है ये किसके द्वारा किया गया था भाई, तो ये किया गया था, सितार वादक थे अपने, कौन भाई, अमीर खुसरो। और इनके द्वारा रचना कौन सी लिखी गई है, तुगलक नामा भाई, तुगलक नामा। और इनको कहा जाता है तोता ए हिंद भाई, तोता ए हिंद, ये किसको कहा जाता है, अमीर खुसरो को जो है वो कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के भी दरबारी कवि थे अपने, कौन भी, अमीर खुसरो। तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम राज्य से संबंधित है, तो असम के अंदर किया जाता है भाई काटी बिहू, ठीक है, या फिर बोगाली बिहू बोल दो। तो बिहू नृत्य ये किस राज्य का है भाई, तो ये है असम राज्य का। नौटंकी ये उत्तर प्रदेश राज्य का है, लोक नृत्य है। कथकली कहाँ का है, केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और गरबा है अपना गुजरात राज्य का। और गरबा तो आपको भी याद भी रखना है क्योंकि भारत का 15वां सांस्कृतिक धरोहर, भारत का 15वां सांस्कृतिक धरोहर जो यूनेस्को के अंदर शामिल हो गया है वो कौन सा होगा, तो वो होगा भी गरबा। और गरबा का संबंध किस राज्य से है, गुजरात से है। डांडिया भी कहाँ का है, तो गुजरात राज्य का है। और केरल का एक और ध्यान रख लेना, कौन सा भाई, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम ये भी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, केरल राज्य का है भाई, ठीक है। तो ये थी अपनी आज की क्लास। उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी जीडी का यह पहला टेस्ट है। आई होप आप सभी ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये जो सीरीज चलाई गई है ये आपको पर डे हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया।